स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया है और आज उसकी दूसरी कक्षा है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग छत्तीसगढ़ी वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ी जो भाषा का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है वो छत्तीसगढ़ी PSC, छत्तीसगढ़ी व्यापम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका कंटेंट बहुत ही कम मिलता है दोस्तों। इसमें आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ को, एक एक शब्दावली को क्लियर करते हुए आपको इसमें बताया जाएगा। आप वीडियो पूरा देखेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा वर्ण का वर्गीकरण, नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा, और सारी चीज़ों को हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखेंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा दोस्तों कि हम क्या पढ़ रहे हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर विकसित हो जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में छत्तीसगढ़ी वर्णमाला। छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में दोस्तों अभी तक छत्तीसगढ़ी भाषा का मानकीकरण जो है वर्णमाला प्रस्तुत नहीं हुआ है। अभी जो बिलासपुर में संगोष्ठी हुई थी 2018 को, उसमें देवनागरी लिपि के जो 52 वर्ण हैं उसको अंगीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है, परंतु अभी तक अंगीकृत नहीं किया गया है। तो अभी तक जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ऐसा है दोस्तों, सर्वप्रथम जो छत्तीसगढ़ी भाषा पर व्याकरण प्रस्तुत किया था हमारे हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने, तो और दूसरा जो एक क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा, तो दोनों का ही जो है वो अभी प्रचलन में है, तो हम उन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय के संबंध में दोस्तों देखिए, इसमें जो भी हमारे राइटर आएंगे उनके संबंध में आपको जो बेसिक जानकारी है, उनकी रचनाएं जो हैं उनको भी मैं बताते हुए चलूँगा और उनको याद आपको दिलाने की कोशिश करूँगा, आपके दिमाग में उनको बैठाने का प्रयत्न हम करेंगे। ठीक है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी दोस्तों, काव्योपाध्याय इनका सरनेम देख के आपको लग रहा होगा ब्राह्मण होंगे, परंतु ये ब्राह्मण नहीं थे, ये चंद्रनाहु कुर्मी समाज के थे दोस्तों। इनको काव्योपाध्याय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय जी के जन्म के संबंध में यदि बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों राखी जो धमतरी जिले में है। राखी कुरुद के अंतर्गत पड़ता है, जिला है इसका धमतरी, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, धमतरी में। आप याद रखेंगे, आपको एक एक साहित्यकार जैसे जैसे आएंगे उनको मैं बताते चले जाऊंगा, तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। राखी में हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1856 में दोस्तों। कब हुआ था? 1856 में। और ये शुरू से ही बौद्धिक प्रतिभा के धनी थे। इनको बहुत सारी दोस्तों भाषाओं का स्वतः इन्होंने अध्ययन किया था। उर्दू, मराठी, बांग्ला, उड़िया, ये सभी भाषाएं इनको स्वतः इन्होंने अध्ययन किया था। और बहुत कम उम्र में, 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रायपुर से और जबलपुर से प्राप्त की, और उसके बाद 19 वर्ष की उम्र में ये सहायक प्राध्यापक जो हैं वो अध्यापक बन गए थे, शिक्षक बन गए थे। धमतरी का ही एक स्कूल है एंग्लो वर्नाकुलर टाउन स्कूल, उसमें ये सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। 1981 में इन्होंने अपनी एक रचना लिखी। मैं इनकी रचनाओं को आपको संक्षेप में बता रहा हूं, आप देखिए पूरा रचना आपको बहुत ढंग से ध्यान में रहेगा। फिर इसके वर्गीकरण के संबंध में भी चर्चा करेंगे। चूंकि हीरालाल काव्योपाध्याय जी आया है तो इनके संबंध में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनकी रचनाएं आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इन्होंने सर्वप्रथम 1881 में साला गीत चंद्रिका
साला गीत चंद्रिका लिखी थी 1881 में इनकी पहली रचना थी। और इसी रचना के लिए दोस्तों, इसी रचना के लिए आप याद रखेंगे हमारे बंगाल के जो राजा थे, कई जगह सौरेंद्र मोहन दिया हुआ है और कई जगह सुरेंद्र मोहन ठाकुर दिया गया। उन्होंने इन्हें हीरालाल काव्योपाध्याय जी को सम्मानित किया था इनकी रचना के लिए। दूसरा इनका जो रचना था दोस्तों, जो बहुत ही फेमस हुआ, वो था दुर्गायन। और दुर्गायन जो लिखी गई थी वो 1884, और इसी दुर्गायन के लिए ही इन्हें काव्योपाध्याय की उपाधि दी थी। किसने दी थी काव्योपाध्याय की उपाधि? तो बंगाल के राजा थे सुरेंद्र मोहन ठाकुर दिया गया है, कई जगह सुरेंद्र मोहन टैगोर दिया गया है, कोई इशू नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसी कृति के लिए इन्हें स्वर्ण पदक से भी नवाजा था हमारे राजा साहब ने, बंगाल के जो राजा थे। और इसी कृति के लिए जो है बंगाल का जो म्यूजिक सोसाइटी था, संगीत अकादमी था, बंगाल संगीत अकादमी, उन्होंने दोस्तों इनको सम्मानित किया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकी रचना और याद रखेंगे, बालोपयोगी गीत। इसके अलावा इनकी रचना है दोस्तों रॉयल रीडर, एक दूसरा है रॉयल रीडर, दो। इसके अलावा है गीत रसिक। और इसी समय दोस्तों इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी व्याकरण। इस छत्तीसगढ़ी व्याकरण का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, जॉर्ज गियसन ने इसको छपवाया भी था, छत्तीसगढ़ी व्याकरण। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो इनको जो रचनाएं थी, देखिए साला में ये पदस्थ थे, तो स्कूल से ही संबंधित साला गीत चंद्रिका याद रखेंगे, दुर्गायन, उसके बाद दुर्गायन जिसके लिए इनको काव्योपाध्याय की उपाधि दी थी बंगाल के जो राजा थे उसने, और सुरेंद्र मोहन ठाकुर ने, और इन्होंने ही इनको स्वर्ण पदक दिया था। साला में थे तो बाल उपयोगी गीत का भी इनकी रचना थी। इसके अलावा रॉयल रीडर 1, रॉयल रीडर 2, ये अंग्रेजी भाषा में रचनाएं थी दो दोस्तों। और उसके बाद गीत रसिक और छत्तीसगढ़ी व्याकरण तो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो ये रचनाएं हैं हीरालाल काव्योपाध्याय जी की, और इनका जो है वो स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1890 में इनकी 34 वर्ष की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हीरालाल काव्योपाध्याय जी के संबंध में थोड़ा सा इनका परिचय था। इनके पिता का नाम बालाराम और माता जी का नाम राधाबाई था, इसको आप ध्यान में रखें। और कई बार मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इनका जो साहित्यिक रचनाएं हैं साहित्यकार की वो याद नहीं रह पाती, तो जितने भी साहित्यकार हमारे बीच में आते रहेंगे दोस्तों, उन सब की रचनाओं पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो ऐसे एक एक करके क्या है याद करेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे, बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने दोस्तों स्वरों का जो बताया है, स्वरों का छत्तीसगढ़ी स्वर की जो संख्या बताई है वो 10 है दोस्तों। कौन कौन सा? तो आ है, ई है, दीर्घ ई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, ए है, और ओ है, और औ है। यहीं पर लिख देता हूं, औ है। ठीक है, तो ये स्वरों की संख्या इन्होंने बताई है 10। हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 इन्होंने बताई है। ठीक है, इसको ढंग से आप ध्यान रखेंगे। ठीक, बहुत अच्छे से इसको आप ध्यान रखिएगा। और व्यंजनों की संख्या, स्वर, अच्छा वर्णमाला पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण होता क्या है। ठीक, तो आप
हिंदी में पूरे पढ़ चुके होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, तभी आपका जो है वो छत्तीसगढ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं किए होंगे, हिंदी में वर्ण ही नहीं पता और मैं यहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत सारा डिफ़िकल्टी हो जाएगा। वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं लेते हुए चल रहा हूँ। वर्णों की परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं। वर्ण उस सार्थक व्यक्त ध्वनि को कहा जाता है जिसका अपना एक प्रतिनिधि चिन्ह होता है, ठीक है, जिसका अपना एक प्रतिनिधि चिन्ह होता है और जिसका खंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वर्ण वह ध्वनि है, हम मुख से जो ध्वनि उच्चारित करते हैं, ठीक, उसका प्रतिनिधि चिन्ह। प्रतिनिधि चिन्ह जैसे मैंने अ उच्चारित किया तो अ के लिए कौन सा प्रतिनिधि चिन्ह है, अ। जैसे मैंने क उच्चारित किया, क के लिए प्रतिनिधि चिन्ह है क। जैसे मैंने म उच्चारित किया, म के लिए प्रतिनिधि चिन्ह है म, ठीक। तो ये सभी क्या है दोस्तों, वर्ण हैं और इनका खंड नहीं किया जा सकता। इनका खंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यही वर्ण की परिभाषा निकल कर आती है। वर्ण उसे कहा जाता है, उस सार्थक व्यक्त ध्वनि को कहा जाता है जिसका अपना एक प्रतिनिधि चिन्ह है और जिसका खंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं वर्णों का जो प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों का जो स्वरूप कितना है, ठीक। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों स्वर वर्ण, ठीक है, ये हिंदी का है, मैं थोड़ा सा इसमें बताकर फिर हम लोग छत्तीसगढ़ी स्वर और व्यंजन में आ जाएंगे। और व्यंजन, तो स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, तो स्वर आप लोगों को पता है जिन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक होता है। स्वतंत्रता पूर्वक अर्थात किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वर कहते हैं। जैसे आप अ का उच्चारण कीजिए, अ का उच्चारण करने के लिए क्या अंतिम ध्वनि किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, जैसे बोलिए अ, तो अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, अ की। आ, तो अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, आ की। ई, तो अंतिम ध्वनि क्या है, ई की। मतलब हम आ जब बोल रहे हैं, ई जब बोल रहे हैं, तो हमें दोस्तों किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, इसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो रहा है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। एक और बात इसमें आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट रीजन में हिंदी में पूछा जाता है कि जब हम वर्णों स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर से प्राणवायु जो है वो बिना किसी बाधा के सीधे अंदर से बाहर की ओर निकल जाती है। प्राणवायु से तात्पर्य है दोस्तों, प्राणवायु एक शब्द आया है यहाँ पर, तो प्राणवायु वो वायु है जो हम प्राण के लिए लेते हैं। हमारा प्राण जो चल रहा है, हमारा जो जीवन जिस वायु से चल रहा है, मतलब हम जो श्वास ले रहे हैं वही प्राणवायु है। और मुख विवर से तात्पर्य है मुख के अंदर का अव्यय, मुख के अंदर का अवयव, ठीक है। तो ये अवयव जो है उसी की सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तीसरी बात आप याद रखेगा, हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करें, हमारे मुख से थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में जो है हवा बाहर की ओर निकलती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो स्वर क्या है, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। तीसरी बात आपको याद रखनी है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है, प्राणवायु जो है, मुख के अंदर से सीधे बाहर की ओर बिना किसी बाधा के निकल जाए। तो इन तीनों चीज में से कोई भी आपको स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, आप बहुत ढंग से याद रखेंगे, ठीक है। तो वे कहलाते हैं स्वर वर्ण। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है। एक री जो है इसमें शामिल रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में बात करें तो ये केवल 10 है। री को इसमें शामिल नहीं किया गया है हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे वर्ण। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या होता है,
तो इसी के ठीक विपरीत अब देखिए, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक ना हो, स्वतंत्रता पूर्वक ना हो मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े। जैसे यहाँ पर क है, ख है, आप क का उच्चारण कीजिए। देखिए क मैं उच्चारण कर रहा हूँ क, तो अंतिम ध्वनि जो आ रही है दोस्तों अ की आ रही है। जैसे का, तो अंतिम ध्वनि जो आ रही है किसकी आ रही है, आ की आ रही है। मतलब क व्यंजन तो ये है क। अब इसमें हमको इसका उच्चारण करने के लिए, जैसे हम लोग इसका उच्चारण करने के लिए किसका ध्वनि का प्रयोग करते हैं, आ की, आ स्वर का प्रयोग करके इसका उच्चारण हम लोग करते हैं। का अंतिम ध्वनि किसका आ रहा है, का। ठीक है, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और तीसरा याद रखेंगे इसी में, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु बाधा के साथ निकले, घर्षण के साथ निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जैसे देखिए, अब अ उच्चारण करके देखिए, अ, तो हवा जो है अंदर से सीधे बाहर की ओर निकल गई, कोई भी बाधा नहीं हुई, कोई भी घर्षण नहीं हुआ। लेकिन यहीं हम च, छ, ख, झ, य, म ये सब उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों, तो हवा को बाहर निकलने में तकलीफ, कठिनाई हो रही है, बाधा का सामना करना पड़ रहा है। छ देखिए घर्षण के साथ बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख से बाधा के साथ, घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से दोनों आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। एक एक बात, एक एक सेंटेंस को आप लिखते जाएंगे दोस्तों, बाद में ये चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी तो आपको तकलीफ हो जाएगा। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप जो है मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं। तो मैंने बताया स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब छत्तीसगढ़ी में देखेंगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा 10 स्वर इन्होंने माने हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2 और माने हैं दोस्तों, अंतस्थ अनुस्वार। एक है अनुस्वार वर्ण और दूसरा है अनुनासिक वर्ण। अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण, तो ये 2 वर्ण और माने हैं। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार होता है ऊपर बिंदी और विसर्ग होता है, आप जानते ही हैं इसे, किसी भी वर्ण के बाद जो 2 बिंदी लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ये दोनों अयोगवाह वर्ण है दोस्तों, मैं कई बार बार जिक्र किया हूँ, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं हिंदी में, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह वर्ण मतलब वो बिना किसी कभी भी ये व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग में नहीं आते हैं, वहन नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। हिंदी में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बताया हुआ है दोस्तों। अगर आप स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और उनका वर्गीकरण ये सब नहीं करे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का जो है वो क्लास वर्णमाला का अपलोड है, आप उसको देखेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब चीज़। यदि आपको नहीं पता है तो, और पता है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अयोगवाह वर्ण वे वर्ण जो किसी भी व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, प्रयोग नहीं होते हैं, उनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ठीक, अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहली बार मेरे मित्र देख रहे होंगे, उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। जैसे कंस है, जैसे प्रातः है, जैसे अतः है, ये सभी आप लोगों को देख के लगेगा दोस्तों ये जो अनुस्वार है, ये जो विसर्ग है, ये व्यंजन के साथ प्रयोग में आया है। लेकिन यदि आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, का प्लस आ, और आ में दोस्तों लगी है बिंदी, और इधर है सा और इधर है आ, मतलब अनुस्वार का प्रयोग किसके साथ होता है, हमेशा स्वरों के साथ होता है। वैसे ही अतः की बात करें, जैसे आ और ये त में आ को निकाल दिए और आ के साथ लगा है विसर्ग, तो ये हमेशा किसके साथ प्रयोग में आता है, हमेशा और हमेशा स्वरों के साथ प्रयोग में आता है, इसीलिए इसको अयोगवाह, कभी भी ये व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग में नहीं आता है, इसीलिए इसको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
इन्होंने जो है व्यंजन कितने माने, ये तो स्वर हो गए और ये अयोगवाह वर्ण हो गए 2, ठीक। तो व्यंजन कितने माने हैं, व्यंजन देखिए दोस्तों ये 25, क वर्ग क ख ग घ अंगा, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। ये सारे स्पर्श व्यंजन को माने हैं किसने, हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व है, ये सभी अंतस्थ व्यंजनों को दोस्तों इन्होंने जो है इसमें सम्मिलित किया है। इसके अलावा उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में केवल दंत स और काकल्य वर्ण जो ह को ही सम्मिलित किया है, इसमें श और श, तालव्य श और मूर्धन्य स दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तालव्य श है, मूर्धन्य स सम्मिलित नहीं है, केवल दंत स और ह को ही छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में विस्थान दिया गया है व्यंजन के रूप में। इसके बाद बात करें ताड़न जात व्यंजन जो ड़ और ढ़ है, इसको कहते हैं दोस्तों ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात मतलब ताड़ना, ताड़ना मतलब होता है देखना, देखने से पैदा हुआ है जो, किसको देखने से, ड और ढ को देखने से जो वर्ण पैदा हुआ उसको ताड़न जात वर्ण कहते हैं। और इसी को दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन मतलब ऊपर की ओर फेंकना, उच्छिप्त मतलब ऊपर की ओर फेंकना। जब ड़ और ढ़ का उच्चारण आप करेंगे तो जीभ का सिरा जो है वो ऊपर की ओर फेंकता है, उसी को कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन, ऊपर की ओर फेंकना, ठीक है। इसके अलावा इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ड और ढ़ दोनों का गुण धारण करता है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न एक एक करके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, आप ढंग से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बुक लेके मिलाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने व्यंजन कितने माने हैं, ये हो गया आपका 25, ठीक है, और ये हो गया आपका 4, और 2 उष्म व्यंजन और 2 है उच्छिप्त व्यंजन। कितना हो गया दोस्तों, 25 4 29 और 2 31 और 2 33। तो ये 33 तो इसके हो गए व्यंजन, 10 हो गए इनके स्वर, और 2 हो गया दोस्तों ये अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। तो ये कितना हो गया 2। तो टोटल इनके वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। कितनी हो जाएगी, 45, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, टोटल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 45, ठीक। चलिए, तो ये था किसके अनुसार, हीरालाल काव्योपाध्याय जी के अनुसार। अब देखेंगे नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार, और नरेंद्र देव वर्मा जी को मेरे ख्याल से आप भली भांति परिचित होंगे। नरेंद्र देव वर्मा जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ससुर हैं, और उन्होंने छत्तीसगढ़ी राज्य गीत की रचना की है, अरपा पैरी के धार। तो हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। देखिए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी का जन्म दोस्तों ये हुआ था वर्धा में, ठीक है, वर्धा आश्रम में हुआ था इनका जन्म। और ये 5 भाई बहन में से सबसे जो है बड़े थे, और इनका जो है वो बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक इनके गीत का संग्रह है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ी भाषा की ओर बहुत ज़्यादा रुचि लिए और हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में रचनाएं लिखी है। वर्धा से थे, याद रखेंगे, नरेंद्र देव वर्मा जी। इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1939 में हुआ था, और शायद 4 सितंबर है या 4 नवंबर है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1939 में इनका जन्म हुआ था वर्धा में, और 1979 में नरेंद्र देव वर्मा जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने राज्य गीत की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप लोग ध्यान में रखेंगे, इनके गीतों का संग्रह है दोस्तों अपूर्वा। इनके गीतों का जो संग्रह है वो क्या है, अपूर्वा। दूसरा याद रखेंगे आप लोग, सुबह की तलाश। सुबह की
तलाश, उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो सभी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। और है दोस्तों सोनहा बिहान, सोनहा बिहान। और है आप चौथा, इसको मस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा, भाषा व साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। 4 इसके अलावा छंद पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो लेकिन आप इनको जो है वो मस्ट रूप से इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। गीतों का संग्रह है अपूर्वा, सुबह की तलाश, सोनहा बिहान और छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो ये चारों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नरेंद्र देव जी की रचना, चूँकि उस समय दोस्तों सुबह की तलाश हिंदी में और सोनहा बिहान छत्तीसगढ़ी में था, अपूर्वा इनके गीतों का संग्रह है। और सुबह की तलाश मतलब उस समय जब ये पैदा हुए थे तब इन्होंने दोस्तों राजनीतिक उलटफेर देखा था, देश की आज़ादी को इन्होंने महसूस किया था और उन्हीं पर लिखा है, उन्हीं पर जो रचना थी इनकी सुबह की तलाश, मतलब अंधकार छट जाए और भोर हो जाए, सोनहा बिहान, सोनहा बिहान, सुनहरा जो सुबह होगा वो कैसा होगा, उन पर एक रचना लिखी थी। तो इससे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के विकास, उद्भव एवं विकास की भी रचना की थी, ठीक है। तो ये 4 आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए उनके द्वारा देखते हैं वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने स्वरों की संख्या मानी है 8। इन्होंने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 8। ये 8 स्वर हैं दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार, अ आ ई उ ऊ ए और ओ, ठीक है। ये 8 स्वर हैं। और हम लोग बात करें संध्य स्वर, इन्होंने 2 संध्य स्वर माने। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार ध्यान रखिएगा। संध्य स्वर कौन कौन से हैं? ऐ और औ, ये 2 उनके अनुसार संध्य स्वर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 स्वर हैं, कौन कौन से? अ आ ई उ ऊ ए और ओ, ये 8 स्वर हैं। संध्य स्वर हैं ऐ और औ, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें ह्रस्व स्वर, इनका वर्गीकरण देखेंगे दोस्तों, 2 मिलता है। एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या है 3, आ ई और उ। और दीर्घ स्वर की संख्या है 5। कौन कौन सा बच गया दोस्तों? आ ई उ ए और ओ। तो इनके अनुसार दीर्घ स्वर कितने हैं? 5 हैं, ह्रस्व स्वर 3 हैं और संध्य स्वर जो है वो 2 हैं। तो इनको ढंग से आप इसका वर्गीकरण ध्यान में रखिएगा। हिंदी में ये विपरीत हो जाता है, हिंदी में बहुत सारे वर्गीकरण आपको देखने को मिलते हैं। अगर हिंदी आपने ढंग से पढ़ा होगा तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण है, मात्रा व उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर उसका वर्गीकरण है, होंठों के आधार पर, होंठ के आकृति, होंठों की आकृति के आधार पर वर्गीकरण है, मुख के मांसपेशियों के खुलने के आधार पर वर्गीकरण है, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो स्वरों के 6-7 वर्गीकरण आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में, परंतु छत्तीसगढ़ी में नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी को भी किसी भी जगह किसी भी शब्द से यदि डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। बस आप वीडियो पूरा देखिए और डाउट मैं क्लियर करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर कितने स्वर हैं? 8 नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार, संध्य स्वर 2, ह्रस्व स्वर 3 और दीर्घ स्वर 5। अब इनके अनुसार यदि हम लोग बात करें दोस्तों व्यंजन कितने हैं, तो देखिएगा व्यंजन, देखिएगा व्यंजन इन्होंने 2 व्यंजनों को दोस्तों नहीं माना है, ठीक है, 2 व्यंजन नहीं माना है। एक आप इसको काट देंगे और एक आप इसको काट देंगे, ठीक है।
दो व्यंजनों को इन्होंने नहीं माना है। कई जगह कई सारे बुक में देखिए यहाँ पर भ्रांति है। मैं थोड़ा सा जहाँ पर प्रामाणिकता अधिक होती है उसी को ही आपके सामने परोसूंगा, आप ध्यान रखेंगे। कई जगह दिया हुआ है अंगा को माना है और णा को नहीं माना है, ठीक। और कई जगह दिया है अंगा को माना है, णा को नहीं माना है और अंगा को माना है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वैसे इस प्रकार में जहाँ भ्रांति की स्थिति होगी आपसे नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो आप इसी अनुसार ही उत्तर लेंगे, ठीक है। तो कई सारे बुक में कई जगह दोस्तों ये थोड़ा सा भ्रांति इसमें दिया है कि इसमें से कौन सा दो है जो उन्होंने नहीं माना था। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ अधिक से अधिक बुक्स को मेरे पास है, बहुत सारे बुक्स हैं दोस्तों, तो उसमें आप मान के चलिए अगर 13 बुक है तो 7-6 के हिसाब से यही जो है वो ऑथेंटिक बैठता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। तो इनके अनुसार जो वर्णों की संख्या 25 में से 2 चली गई तो बच गया कितना दोस्तों, 3, 23 बच गया, ठीक है। इसके अलावा व्यंजनों में बात करें तो अंतस्थ व्यंजन को भी इन्होंने स्वीकार किया है, 4 अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा उष्म व्यंजनों को भी इन्होंने स्वीकार किया है, 2 उष्म व्यंजन है। और इसके अलावा ताड़नजात व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन जो द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इसको भी इन्होंने स्वीकार किया है। इसके अनुसार कितनी है संख्या, 2 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो गया दोस्तों, तो 8 हमारे स्वर हो गए, 2 हमारे संध्या स्वर हो गए, ठीक है। तो 8 और 2 10 हो गया। बाकी देखिएगा 23 व्यंजन हो गए, सॉरी इसको पूरा टोटल कर लेते हैं अपन। 23 और 4 कितना, 27, 28, 29, 30 और 31। तो यहाँ पर 31 जो हो गया व्यंजनों की संख्या हो गई। इसके अलावा 4 अन्य व्यंजन माने हैं दोस्तों। 4 अन्य व्यंजन जो है वो न, म, र और ल है, ठीक है। इन चारों को अन्य व्यंजनों के रूप में स्वीकार किया है नरेंद्र देव वर्मा जी ने, ठीक है। तो इन चारों को भी यदि हम जोड़ देते हैं तो पूरे व्यंजनों की संख्या हो जाती है 35 और टोटल वर्णों की संख्या हो जाती है छत्तीसगढ़ी में 45। ढंग से याद रखेंगे, इन चारों को जोड़ने पर व्यंजन की संख्या 35, पूरा वर्ण की संख्या होगी 45, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 33, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 2, ताड़न जात की 2। ये वर्गीकरण दोनों के अनुसार है, ठीक है। किसके अनुसार, हीरालाल काव्योपाध्याय जी के अनुसार और हमारे नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार। हीरालाल काव्योपाध्याय जी के अनुसार इसकी संख्या 25 है, बाकी सेम है और इनको उन्होंने जो है वर्णों के रूप में स्वीकार नहीं किया है। और यदि बात करें स्वरों की संख्या तो नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार 8 है, हीरालाल जी के अनुसार 10 है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। ये था पूरा वर्णों का वर्गीकरण। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आपसे प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाएगा, एक हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा जो है वर्णों की स्थिति, स्वर कितने, व्यंजन कितने, एक्सेट्रा, या एक पूछा जाएगा नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा कितनी है, जो पूछा गया है, ठीक। तो ये मैंने पूरा दोनों के हिसाब से इसका वर्गीकरण कर दिया है। अब यदि बात करें हम कि केवल दे दिया जाए कि छत्तीसगढ़ी में वर्णों की संख्या कितनी है, जो बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा विवादित हो जाएगा क्योंकि अभी तक इसका मानकीकरण नहीं हुआ है। ढंग से समझिएगा, अभी तक इसका मानकीकरण नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन उसके बाद भी यदि पूछा जाए तो आप जो है वो 10 स्वर और 35 वर्ण जो है वो व्यंजन वर्ण ले सकते हैं, ठीक। क्योंकि दोनों में दोनों चीज़ बराबर मिल रहे हैं, इसलिए अगर छत्तीसगढ़ी में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो दोनों 45 हैं। तो इस हिसाब से मैं कंफर्म 100% हिंदी में बहुत ज़्यादा लगे, हिंदी में मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ दे सकता था 52 वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है, किसी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर देता है तो आप दोनों को कंबाइन करके ले सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और बात याद रखिएगा, इस संबंध में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी दोस्तों, ठीक है। उस संगोष्ठी को भी आपको ध्यान में रखना है। संगोष्ठी आयोजित की गई थी, देखिए आप नोट्स बनाते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैंने बताया है। संगोष्ठी किसकी, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग,
ये छत्तीसगढ़ गढ़ी राज भाषा आयोग के द्वारा दोस्तों एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी 22 जुलाई, राज्य स्तरीय संगोष्ठी थी 2018 को। कहाँ पर की गई थी? बिलासपुर में की गई थी। क्यों की गई थी? तो छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण को लेकर ये संगोष्ठी आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण को लेकर आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ी में अलग अलग जो हमारे भाषाविद हैं उन्होंने अलग अलग तर्कों के बताया है कि इतना होना चाहिए, उसने कहा उतना होना चाहिए, लेकिन होना कितना चाहिए और प्रमाण क्या होने चाहिए, इसमें बहुत सारे विद्वान ने चर्चा की और चर्चा करके दोस्तों एक संगोष्ठी आयोजित की थी। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही थी, जैसे वह के जगह हम ब का प्रयोग कर देते हैं, कई जगह बहुत सारे चीज़ों का परिवर्तन मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग जो री का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में री का प्रयोग नहीं होता, बल्कि री के स्थान पर री का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ ऋण, ऋण, तो ये प्रयोग होता है ऋण, ऋण। ठीक है, ण के जगह भी न का प्रयोग होता है। और वैसे ही हम लोग बात करें तालव्य श और मूर्धन्य स, इसके जगह दंत स का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे शीतल, शीतल, शीतल के जगह क्या प्रयोग होगा? शीतल। जैसे षटकोण, षटकोण, षटकोण की जगह क्या प्रयोग होगा? षटकोण। ण के जगह न और स के जगह सा के जगह दंत सा। ठीक है, उसी प्रकार और भी जो हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, छ के जगह प्रयोग होता है छ। जैसे हम लिखते हैं क्षण, तो उसमें लिखा जाता है छन, छ के जगह छ, ण के जगह न। जैसे हम लिखते हैं कक्षा, तो उसमें लिखा जाता है कक्षा। ठीक है, इस प्रकार से। वैसे ही त्र के स्थान पर दोस्तों तर का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिशूल एक शब्द है, त्रिशूल, त्रिशूल की जगह लिखा जाता है त्रिशूल। क्या लिखते हैं? त्रिशूल। त्रिभुवन है, त्रिभुवन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है वो प्रयोग में आता है दोस्तों। और जैसे ज्या है, ज्या के जगह ज्ञा का प्रयोग करता है। जैसे हम लोग लिखें ज्ञानी या ज्ञान, तो इसमें लिखा जाता है ज्ञानी, ज्ञानी। क्या लिखा जाता है? ज्ञानी। ठीक है, वैसे ही ज्ञान, वैसे ही जहाँ जहाँ ज्ञा आएगा, आज्ञा तो आ गया। ठीक है, तो वहाँ उस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर एक चीज़, एक वर्ण और ध्यान में रखेंगे, श्र, श्र के स्थान पर सर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं श्रम, श्रम लिखें और वहाँ पर श्रम के जगह हम क्या लिखेंगे? श्रम। अब ये मैं लिख के बताया, इसमें छत्तीसगढ़ी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिसको आपको परिवर्तित रूप देखने को मिलेगा। अब यदि यही हम लोग प्रयोग करें दोस्तों, तो उस समय प्राचीन समय में स्थिति ये थी कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, और पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण कहीं पर भी कोई भी वर्ण प्रयोग कर दिया जा रहा था। लेकिन आज लोग पढ़े लिखे हैं, शब्दों के मतलब को समझ रहे हैं। तो हमारे जो भाषाविद थे, जो इस संगोष्ठी में आए थे, जो 22 जुलाई को हुई थी 2018 को, उसमें उन्होंने कहा कि जब लोग पढ़ लिख लिए हैं तो हम जबरदस्ती किसी भी वर्ण को बदल कर शब्दों के अर्थ को परिवर्तित ना करें। देखिए अब कैसे होगा, तो ये देखिए दोस्तों, एक श्र का अगर हम लोग बात करें तो श्रम का मतलब होता है श्रम, काम, काम करना, श्रम करना। ठीक है, और वहीं अगर हिंदी में लिखें, इसको छत्तीसगढ़ी में लिखें, तो उसका अर्थ हो जाता है शर्म, और शर्म का अर्थ हो जाता है अर्थ का अनर्थ। ठीक है, यही और भी शब्द हम लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द है आपका
आपका है वात, व के जगह ब का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों, पहले पिछले समय में किया जाता था, ठीक है। तो वात की जगह क्या कर देते थे, बात। अब देखिए वात रोग किसी को है तो वात पित्त कफ, वायु का रोग जो है वो वात रोग कहलाता है। वात का मतलब वायु हो गया, वहीं बात का मतलब जो बातचीत करते हैं। देखिए इसके अर्थ में कितनी भिन्नता आ जाती है, ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो पिछले समय में नहीं पढ़े थे लेकिन अभी तो पढ़े हैं दोस्तों। जैसे वन है, वन, ठीक है, तो वन का अर्थ होता है जंगल, झाड़ी, वन, आप जानते ही हैं। और इसके जगह प्रयोग कर दिया जाता है बन, और छत्तीसगढ़ी में बन का अर्थ होता है बनना, बनना, बन गया, बन गे, काम, क्रिया है, ठीक है। बन क्या हो जाती है, क्रिया बन जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में दोस्तों हमारी जनता जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही थी। लेकिन आज तो सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, तो क्यों ना हिंदी के 52 वर्णों को जो है हम लोग अंगीकृत करें। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी और अंततः इस प्रकार के परिवर्तन आप ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार शब्दों का चयन करेंगे, ठीक है। तो अंततः हमारे जो संगोष्ठी आयुध राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी उसमें सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये स्वीकार किया कि राज्यपाल द्वारा जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 धारा 2, ठीक है, ये स्वीकार किया गया था 8, कब स्वीकार किया गया था राज्यपाल द्वारा दोस्तों, 2008 को। 2008 को राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 की धारा 2 संशोधन अधिनियम जो स्वीकार किया गया था, कब किया गया था, 2008 को राज्यपाल द्वारा अधिनियम था छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007, ठीक, वो स्वीकार किया गया था। उसकी धारा 2 में दोस्तों संशोधन हुआ था। संशोधन के तहत आप समझिएगा क्या शामिल किया गया। तो इसमें कहा गया कि ये जो राज्यपाल ने जो संशोधन अधिनियम स्वीकृत किया था उसमें ये जो संगोष्ठी आयोजित की गई थी उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जिस प्रकार केंद्र सरकार, हमारी भारत सरकार ने हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि के 52 वर्ण स्वीकृत किए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2018 में राज्य स्तरीय संगोष्ठी में ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने 2018 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 जो स्वीकृत किया था उसमें संशोधन अधिनियम में जिस प्रकार भारत सरकार ने देवनागरी लिपि के 52 वर्णों को स्वीकार किया गया था, उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण के लिए देवनागरी लिपि के 52 वर्णों को यथाकृत अंगीकृत किया जाता है, ठीक है, जैसे का तैसा जो है वो अंगीकृत किया जाता है, जैसे का तैसा लिया जाता है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस संगोष्ठी में स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन उसके बाद से दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया। ये अभी तक कहीं भी संशोधित हो गया, किसी भी माध्यम से सूचना इसमें प्रकाशित नहीं हुई है कि इन 52 वर्णों को स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसको आप ढंग से याद रखेंगे, ठीक। तो वो 52 वर्ण क्या क्या थे दोस्तों, तो उन 52 वर्णों पर मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर सभी के सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, और ये जो है ये है अंगा और ये है या, ठीक है। तो ये 4
हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर इस आयोग के द्वारा अच्छा यहाँ पर देखेंगे स्वरों की संख्या जो थी दोस्तों, स्वरों की संख्या ए, ओ, औ, और एक जो छत्तीसगढ़ी में नहीं माना गया था उसको भी स्वीकृत किया गया, री को। ठीक है, इसके अलावा अयोगवाह जो वर्ण हैं, दोनों अयोगवाह वर्ण को स्वीकार किया गया। हिंदी देवनागरी लिपि में है दोस्तों, जैसे मैंने बताया अभी अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार, और एक होता है हमारा विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को भी स्वीकार किया गया। तो देखिए दोस्तों अब स्थिति क्या हो गई, तो इस की संख्या हो गई 25, कितनी हो गई 25, 25 और 4 29, 29 और 4 कितना हो गया 33, ठीक है, और 33 और 2 35, ठीक, और 35 तो ये हो गया हमारा व्यंजन 35, स्वरों की संख्या हो गई 11, ठीक है, और 11 स्वरों की संख्या, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 11 स्वरों की संख्या। अयोगवाह वर्ण 2, देखिए अयोगवाह वर्ण 1 और 2, और 4 जो है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, अक्षा, त्र, ज्ञ और है आपका श्र, ठीक है, तो ये सभी मिलाकर इसमें कितने हो जाते हैं, तो देखिए ये हो गया 46, 48 और ये टोटल हो जाता है 52। तो इस संगोष्ठी में यही कहा गया कि इन पूरे 52 वर्णों को जो है वो स्वीकार किया जाएगा, जैसे कि भारत सरकार ने हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि के 52 वर्णों को स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं आया है, तो ये सिर्फ आप याद रखिए संगोष्ठी में क्या प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों छत्तीसगढ़ी वर्णमाला जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे की कक्षा में हम लोग विकारी शब्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें से आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगा। और एक ही निवेदन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो बहुत कोई भी लाभ यदि इससे होता है, इस वीडियो से आपको कोई भी लाभ हो रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप जो है इसको शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और लाइक और कमेंट तो कर ही दिया कीजिए। तो इससे हमको क्या है मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि आगे और भी अच्छी कक्षाएं आपके लिए लाएं। और यकीन मानिए इन कक्षाओं को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मेहनत पढ़ने से ही नहीं, मेहनत बहुत सारा जो सेटअप है आप तक पहुंचाने के लिए अच्छी से अच्छी स्थिति में वो लगती है दोस्तों। तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर दें। हम लोग बहुत सारा शेयर करते हैं, यदि दिन भर स्टेटस में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं दोस्तों, तो एक ज्ञान की बात भी आप ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। और इतना ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।